स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 150 हासिल करने वाले नवदीप अग्रवाल जी। स्वागत करती हूं सर आपका स्टडी IQ पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं सभी को बता दूं तो सर इज इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और 5 साल बाद आफ्टर बीइंग इनटू द सर्विस ही डिसाइडेड कि वो एग्जामिनेशन एक बार फिर देंगे एंड ही सक्सेसफुली रोड द एग्जामिनेशन और आज रिजल्ट हम सभी के साथ है। तो एक बार फिर ढेर सारी बधाई ऑल्सो फॉर द थिंग कि आपने 5 साल बाद इस एग्जामिनेशन को लिखा है। इट्स अ लिटिल टफ थिंग टू कम अगेन इनटू द साइकिल। मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल बाद इस एग्जामिनेशन को लिखना हाउ टफ इट वाज और व्हाट वाज इन योर माइंड, क्या माइंडसेट था behind writing the examination again? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सर्विस है। मतलब आई वाज थॉरली एंजॉयिंग इट। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने 1 साल ऑलमोस्ट पठानकोट में एज ACF या डेप्यूटी DFO बोलते हैं यहाँ पर लगाया। फिर मेरी पोस्टिंग अभी रीजनल मैनेजर के तौर पे पंजाब स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हुई। अब यहाँ पर काम थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम लग रहा था कि है फ्री टाइम एज कम्पेयर टू अ जॉब ऑफ अ DFO, जो कि काफी बिजी जॉब रहता है और स्पेशली पंजाब में थोड़ा सा रिलैक्स्ड एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो मुझे लगा कि टाइम है और वाइफ का देने का मन था एग्जाम। उनका भी एक अटेम्प्ट था बचा हुआ, मतलब उन्होंने कभी दिया नहीं पहले, उनका मन था। तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट गिव इट वन मोर ट्राई, और अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है जॉब। मतलब मेरा वो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ मोटिवेशन और वो आ गया। जस्ट लाइक दैट मुझे लगा कि देना चाहिए, बिकॉज मेजरली ये हुआ था कि कोरोना में मैं काफी एक्टिवली काम किया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में मैं नोडल ऑफिसर था माइग्रेंट मूवमेंट का, जितना भी आउटबाउंड मूवमेंट था। तो जब मैंने बहुत क्लोजली देखा ना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मतलब अगर मेरे को वाइडर एक पब्लिक सर्विस पे अगर करना है तो शायद इन IAS या IPS में मुझे ज्यादा अच्छा एक वो मिलेगा। तो एक वो था अंदर और टाइम भी मिल गया, तो एवरीथिंग वर्कड आउट। सो आई थॉट आई शुड जस्ट गिव वन मोर टाइम, दैट्स इट। बस इतना ही था। I think writing the examination after 5 years, जैसे हम कहते हैं ना कि UPSC एक vicious cycle कभी कभार हो जाती है and people do not want to get into the cycle after once they are settled. I think it was a big step, एक courageous step था कि फिर से इस cycle में घुसना। And I'm sure जैसे कहते हैं ना lady luck is always with you. So she started preparing and she motivated you और आज आप I think she deserves a lot of credit कि आज आप यहाँ पे with us with 150 rank है। देखो मेरी बेटी भी है, इनफैक्ट शी इज 20 months old एंड आई थिंक शी इज आल्सो अ लेडी लक बोथ ऑफ अस। तो सेंस में आई थिंक आई एम ग्रेटफुल। और आई थिंक ये भी हुआ कि पहले जब मैं देता था एग्जाम 16 में लास्ट दिया था 2016 में, तब थोड़ा सा मतलब मैं 25 का था, मैं 30 का हूँ, तो 5 साल में एक मैच्योरिटी आ जाता है, एक देखा होता है। तो मैंने काफी रिलैक्स्ड तरीके से दिया, ज्यादा टेंशन नहीं लिया। मतलब बहुत सब कुछ सिस्टमैटिक किया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बहुत लिमिटेड पढ़ा, ऑप्शनल चेंज किया मैंने। मेरा पहले मैथ्स था, अब सोशियोलॉजी मैंने जनवरी में ही स्टार्ट किया। आई थिंक मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो वो मतलब मैंने बहुत स्ट्रेस फ्री तरीके से किया, मतलब सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो करा। लेकिन ओवरऑल मेरा माहौल काफी वो था जैसे कि ठीक है, मतलब मे बी बिकॉज आई हैड द जॉब, उतना वो नहीं था। तो वो मेरे थिंक वो बहुत काम किया कि मेरी प्रेपरेशन जितनी भी थी ना, थोड़ी सी रिलैक्स मोड में थी, rather than जो हम जनरली एक एंग्शियस मोड में रहते हैं, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो आई थिंक वो काम कर गया, वो काफी काम कर गया वो चीज। So I think नवदीप, हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हाउ दे प्रिपेयर, 1 अटेम्प्ट बाद, 2 अटेम्प्ट बाद, 3 अटेम्प्ट बाद। आपकी जर्नी जैसे हम शुरुआत से कह रहे हैं थोड़ी अलग है। 5 साल बाद एग्जामिनेशन देना, एक रिलैक्स माहौल में देना। शायद आपको देखकर आज बहुत सारे लोगों तक ये स्टोरी जब पहुंचेगी तो शायद उनको भी ये मोटिवेशन आए कि वो भी लिख सकते हैं और एक बेटर रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैंने अभी अपने पूरे जर्नी में कोई छुट्टी नहीं लिया। सब कुछ मतलब सारा मेरी मतलब जो मैं इग्नोर करा था वो था फ्रेंडली गेट टुगेदर। मतलब हम डेट्स पे कम जाते थे, वो सब चीजें। बट जो बेसिक ड्यूटीज थी मेरी एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ चाइल्ड, मतलब मेरे मॉम डैड को कोरोना हो गया, बहुत सारी चीजें आई इसमें। तो मेरा टाइम बस यही था कि मैं ये सब अच्छा कर लूँ, बाकी चीजें अगर मैं इग्नोर कर भी दूंगा 1 साल के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक मैं तो यही कहूंगा कि वर्किंग एस्पिरेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा एक मेंटरशिप चाहिए और एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आई थिंक यू कैन डू इट, मतलब कोई भी कर सकता है।
दैट इज तो व्हाट आई माय थिंक मैसेज नवदीप, इज। आपने जैसे कहा कि वर्किंग एस्पिरेंट बहुत ही आराम से कर सकते हैं, एंड बस एक थोड़ी सी मेंटोरशिप चाहिए, तो मुझे लगता है यू आर हियर विद अस, यू कैन मेंटोर लॉट ऑफ पीपल। तो किस तरीके से एक रिलैक्स माहौल, मैं स्पेसिफिकली बार बार रिलैक्स माहौल कह रही हूँ क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ जॉब और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो कैसे तैयारी करें वंस दे हैव लॉस्ट द टच फ्रॉम दी स्टडीज, या फिर शायद आपको देखकर आज इंस्पायर होंगे यूपीएससी अगले साल की। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर उसके बारे में आप बताएं, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल, व्हाट सीएससी डिमांड्स फॉर। आई थिंक मेरा जर्नी थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट होगा बिकॉज चाहे मैं 5 साल बाद दे रहा था, मुझे काफी सारी चीजें याद थी, राइट। तो वो अगर एक फ्रेश एस्पिरेंट है, जो एक वर्किंग एस्पिरेंट है, उसके लिए शायद उतना काम ना करे। दूसरी चीज ये है कि मेरी जो प्रेजेंट जॉब थी उसमें मुझे विद इन माई जॉब आवर्स 3 से 3 घंटा में निकाल पा रहा था, मतलब चाहे कैसे भी, मतलब थ्रू वॉट एवर कैलकुलेशंस की नोटिंग किसी को बोल दी लिखने को, वो 15 मिनट में लेके आया, उसमें काफी क्वेश्चंस कर डाले। तो मतलब वो सारी चीजें हैं। अगर आपके पास वो वाला माहौल नहीं है तो एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस के पहले 1-1 महीना या 1.5-1.5 महीना आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो आपको एक ऐसा सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपके पास छुट्टी हो, अपने बॉसेस से बात करो कि मैं आगे लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब अगर आपको होलिस्टिकली, ये नहीं होना चाहिए कि बस चलो प्रीलिम्स देख लेते हैं, मेंस देख, एक पूरा सोचना है कि 1.5 साल जो है अभी आपका काफी वो होने वाला है। आपको अपने स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि मेरा अब ये शेड्यूल रहना पड़ेगा। तो ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी, बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर थिंग, इज मेंटल प्रिपरेशन। जॉब वाइज, फैमिली वाइज, की ये मेरा अब रहने वाला है, इतनी घंटे मैं पढ़ूंगा, इतना ही टाइम आपको दे पाऊंगा, बेसिक चीजें मैं कर लूंगा, बट बाकी चीजें मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मतलब वो सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस दैट इज सेट, उसके बाद आप स्टार्ट करिए अपना सारा जैसे भी है। तो सबसे पहले तो आई थिंक ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टार्ट करना, बिफोर एनीथिंग, कि आप ऑप्शनल अपना चूज करिए। जैसे मैंने पहले मैथ्स लिया था, अब मेरे को था कि मैथ्स में ही मेरे नंबर नहीं आ पाते थे, हर बार 4-5 नंबर से कुछ कम रह जाते थे। तो मैंने कहा मैं ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेना है, जो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो सोशियोलॉजी का देखा मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, ठीक है, तो उस टाइप के थे, लिव इन रिलेशनशिप टाइप का क्वेश्चन था, वो सब मैंने देखा ही अपने वहाँ राजेंद्र नगर में, ये सब टाइप। और गॉडमैन का था, यहाँ घर पे देखा है मैंने गॉडमैन को कैसे लोग मानते। मुझे लगा बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने में, अगर कि एक्चुअली इनसाइट्स क्या हैं। तो वो एक इंटरेस्ट आया। तो सबसे पहले ऑप्शनल जब आप चूज करें तो वो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना इंटरेस्ट के वो पैशनेटली आप नहीं पढ़ोगे। मैं मैथ्स में पूरा जोर लगा लिया, बहुत जोर लगा लिया, मेरे नंबर ही नहीं आए, चाहे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी मैथ्स का ही था। तो वो बहुत एक ज्यादा जरूरी होता है कि ऑप्शनल जब हम स्टार्ट करें, चाहे टाइम ले लें, स्टार्ट हम जीएस से कर लें, थोड़ा बहुत अखबार पढ़ना शुरू करें, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम लेके ऑप्शनल जरूर सेट कर लें। मेरा क्या है, क्योंकि जैसे मैंने चेंज किया, जैसे मैंने, मतलब अगर मैं किसी को स्टार्ट करूं तो अगर मेरे को पहले गाइड किया होता कि इस टाइप का आप ऑप्शनल ले लो, इसमें इंटरेस्ट है, तो वो शायद बेटर होता। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शनल जरूर सेट कीजिए, उसके बाद आप बेसिक स्टार्ट करिए तैयारी। मैंने अपने ब्लॉग में बताया सारी बातें। वैसे बेसिक में ये है कि एक प्रीलिम्स का अलग तैयारी रहती है, मेंस की अलग तैयारी रहती है। पहले मेंस ओरिएंटेड ही करना होता है, उसके प्रीलिम्स से जस्ट 3 महीने पहले प्रॉपर प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और जो बीच का टाइम है उससे पहले ऑप्शनल प्लस मेंस की तैयारी, और कुछ कुछ प्री का नोट करना पड़ेगा आपको कि हाँ ये चीजें हैं प्री में। तो इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी मतलब मैं बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ, हम थोड़ा अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आपने जैसे कहा कि जैसे प्रीलिम्स की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग, और क्योंकि डिमांड अलग अलग एग्जाम अलग अलग स्टेजेस पे है, तो मैं प्री से ही पहले शुरुआत करना चाहूंगी। राइट। तो प्रीलिम्स में ये होता है कि जैसे 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको ब्रॉडली हमें एक बेसिक किताब है जो कि आपको करनी ही करनी है, वो बेसिक है। बहुत सारी एनसीईआरटीज जो हैं, हमें थोड़ा बहुत ज्यादा उस पर टाइम ये नहीं लगाना, एक बार पढ़ लिया ठीक है, मतलब उस पे एनसीईआरटी से सवाल होते नहीं है प्रीलिम्स के, थोड़े टफर साइड पे आते हैं। तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीलिम्स के लिए ठीक है, बट मेन आपकी जो एक्चुअल किताबें वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे पॉलिटी के लिए है लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमी के लिए मैं मृणाल फॉलो करता था, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मतलब बहुत सारी चीजें नेट पे अब अवेलेबल है रादर देन बुक्स पे। बुक्स का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा पुराना है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी ठीक है, बट अगर आपको मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स में और थोड़ा और डीपर में जाना है, तो आपको कंटेम्प्रेरी चीजें जो हैं, जैसे आपका स्टडी आईक्यू के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के, मैं अंकित अग्रवाल हैं स्टडी आईक्यू में, उनके बहुत फॉलो करता था। तो मतलब मेरा टाइम बहुत बच जाता था। तो स्पेशली वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए, जिनके पास समझ नहीं आ रही, जैसे अगर टॉपिक है कोई भी, जैसे मैं रिसेंटली पढ़ रहा था आपका ये टॉपिक था
इकोनॉमी का कुछ टॉपिक था, वो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, मेरे एक फ्रेंड ने भी पढ़ना शुरू किया, उसको 2 दिन लग गए समझने में, और मैंने एक वीडियो देखा 10 मिनट में समझ आ गया। तो वो स्मार्ट स्टडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको कम टाइम में ज्यादा करना है, स्पेशली फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। तो जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे वीडियोस, आप कुछ भी टाइप करिए, उस पर आप टाइम मत लगाइए कि क्या है क्या नहीं है, कोई एक वीडियो देख लीजिए और होगी, डेफिनेटली होगी, कम से कम 3 वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, जो प्रीलिम स्पेसिफिक है या मेन स्पेसिफिक है, वो सारा आपको इसके थ्रू ही करना चाहिए। तो इंटरनेट का यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन प्रीलिम्स में भी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, और मैं रिटर्न एक राइटअप भी आप वो शेयर कर देना उसमें। और उसके अलावा मेन जो प्रीलिम्स का एक स्किल सेट होता है वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। मतलब मैं हर बारी 16 में भी मेरा बहुत अच्छा प्रीलिम्स का स्कोर था, 2016 में मेरा 150 स्कोर आया था प्रीलिम्स में, जो कि मतलब फॉरेस्ट कट ऑफ तो ज्यादा जाता है जैसे भी। तो इसीलिए गया क्योंकि मेरे को एक प्रैक्टिस था क्वेश्चंस की, मतलब अराउंड 9 से 10 हजार क्वेश्चंस में लगा के जाता हूँ प्रीलिम्स के पहले। चाहे कंटेंट में कम पढ़ूं, उसको रिवाइज 3-4 बार करने की बजाय बस एक बार ही करूं, बट क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। बिकॉज जो आपको लॉजिकल गेस वर्क है या फिर एलिमिनेशन है या दिमाग लगाना कि क्वेश्चन सेटर ने ये सोचा होगा ये क्वेश्चन में, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब हम करते हैं तब ज्यादा अच्छा याद आता है। तो आप रिवाइज भी करेंगे तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन पूछा था तो मैं और अच्छे से उसको समझूंगा। नहीं तो बहुत ही एक लीनियर फैशन में हम पढ़ते हैं किताब, एक ही किताब 3 बार पढ़ने से। तो एक बार पढ़िए या 2 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगा के फिर दोबारा रिवाइज करिए, तो वो बहुत हेल्प करता है प्रीलिम्स में। जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें, बहुत बार ऐसे लोगों से कहते हुए सुना है कि प्रीलिम्स का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करना है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे समझना है कि विदाउट बीइंग अ फिक्स सिलेबस, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गई तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में है ना, हाउ दे हैव टू स्टडी, कि कैसे वो सेग्रीगेट करें अपनी पढ़ाई को। देखिए, जो बेसिक सोर्सेज है ना, चाहे हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम मान लीजिए, कोई भी आप मान लीजिए या कुछ भी है, उतना बेसिक आपको, मतलब आप मान के चलिए कि आपको रटना ही है बेसिक जो है। उसके अलावा जो है आपको टेस्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस बार के पेपर में मुझे लगता है अबाउट 20 to 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको छूने नहीं चाहिए थे। यू कैन नॉट जस्ट अटेम्प्ट दैट, चाहे आपकी कितनी ही तैयारी हो, आप कितने ही दिग्गज हो, आप नहीं कर सकते। और यूपीएससी चाहती भी कि आप उसको टच ना करो। तो आपकी तैयारी उस तरह होनी चाहिए कि वो वाले टॉपिक्स की तैयारी आप मत करिए। जो बाकी 78 से 80 क्वेश्चन है उनकी तैयारी के बेसिस पे आपको करना है। जैसे हम करते हैं जनरली, जो सबसे टफ क्वेश्चन हो जाएगा वो देखेंगे और हम कहेंगे यार ये इसकी तैयारी कहाँ से होगी, ये तो हो ही नहीं सकती है। बट एक्चुअली वो यूपीएससी भी नहीं चाहता है आपको वो वाला आंसर आए वो चीज। तो हमें उसके हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि जो बाकी 78 क्वेश्चंस है वो कहाँ से तैयारी हो रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2013 या 12 से जो आए हैं उनका एक पूरा नोट बना के हमें देखना है कि इसकी कहाँ कहाँ से आया है। तो वहां से आपको पता लगेगा कि लिमिट कैसे करना है, हाउ डू यू डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, कि मैंने इतना ही करना है, इतने टेस्ट पेपर्स करने हैं, बाकी भगवान जो देखेगा देखी जाएगी। उतना करना बहुत जरूरी है। अगर हम एंक्शियस होके यार ये वाला टॉपिक कहाँ से आ गया, इसकी 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और वो रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो जाता है कि हम टफ क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। करंट अफेयर्स कितने समय का पढ़ना है, न्यूज़पेपर किस तरीके से रीड आउट करना है, बिकॉज कई बार अब जब मार्केट में ऐसी चीजें फ्लूट हो जाती हैं कि 3 साल 4 साल पहले की क्वेश्चंस आए, बट उन फोकस करना चाहिए कि जो हम मैक्सिमम कर पा रहे हैं जो भी रिसेंट टाइम में, रादर देन फोकसिंग कि 4 साल पहले क्या हुआ। तो इफ यू कैन कन्वे दिस थिंग कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है, एंड 1-2 क्वेश्चंस निटी ग्रिटी पहले के आ जाए तो उनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। एग्जैक्टली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप एक फ्रेश एस्पिरेंट है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर्स आप सिर्फ 3-4 महीने ही प्रॉपरली पढ़िए, ठीक है, टू गेट दी अंडरस्टैंडिंग कि क्या एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। बिकॉज जो कॉम्पाइलेशन होते हैं बाजार में मिलते हैं, और कॉम्पाइलेशन बहुत सारे नहीं, कोई भी एक पकड़ लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का पकड़ लीजिए, वो फ्री में जो अवेलेबल है, किसी का भी पढ़ लीजिए, उसको करना है बाद में। बट पहले 3-4 महीने अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। आफ्टर 3 to 4 months न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे को कभी हेल्प नहीं किया। तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू से पहले प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर सारे पढ़े, अदरवाइज मैं कॉम्पाइलेशन पढ़ता, बहुत सारा टाइम सेव होता है। मतलब फॉर अ वर्किंग एस्पिरेंट मैं नहीं रेकमेंड करूंगा किसी को कि न्यूज़पेपर्स पे 2 घंटे 3, मैंने देखा है, आई हैव सीन पीपल स्पेंड 3 hours ऑन न्यूज़पेपर्स, व्हिच डज नॉट मेक सेंस। वो मतलब उसका आप नोट्स भी बनाओगे, वो भी करोगे, तो न्यूज़पेपर से ज्यादा स्टार्टिंग में आप करिए 3-4 महीने, उसके बाद आप कॉम्पाइलेशन पे वो करिए। कॉम्पाइलेशन वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, तो उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी, इवन मेंस के लिए भी चल जाएगा वो चीज। पर इंटरव्यू से पहले बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर्ली
न्यूज़पेपर्स पढ़ो। और 3-4 साल पुराने का इट इज नॉट इन योर हैंड, इट इज नॉट इन योर स्कोप, आपको नहीं पढ़ना है। 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, 1.5 साल मान लीजिए। उससे पहले का जो होगा बस देखी जाएगी, या किसी टेस्ट पेपर में कवर होना होगा तो हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है ये माइंडसेट बनाना कि आप इतना ही कर सकते हो और उतने करने में हो जाता है पेपर क्लियर। अगर हम कहें कि नहीं 4 साल पहले पूछा, मैं 4 साल पहले करने लगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट जो एक्चुअली करना चाहिए उस पर नहीं कर रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज कि 1.5 साल आप लगाइए, बाकी सारा आप छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, ये मेरे स्कोप की भी नहीं है, हाथ में नहीं है मेरे। और हो जाता है पेपर, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो इज टेस्टिंग द सेम थिंग। एब्सोल्युटली, एंड ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार होता है समझ में आ जाता है कि आप कर नहीं सकते, बट once or twice कोई कह दिया तो now you start thinking कि कहाँ से sources को ले, कहाँ से नहीं ले। तो I think consolidated खुद में भी रहना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप नोट्स खुद बना सकते हो, बट वो मुझे लगता है कि एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है। नोट्स मत बनाइए आप, ये प्रीलिम्स और ये सब की कॉम्पाइलेशंस पे ट्रस्ट करिए, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि किस तरह बैकग्राउंड न्यूज, फ्रंट न्यूज, आप नहीं तो क्या करेंगे, देखेंगे विकिपीडिया, खुद सर्च करेंगे, सर्च बनाएंगे, एवर नोट में डालेंगे, इकट्ठा करेंगे, इतना लंबा कलेक्ट, मतलब कोई फायदा नहीं है। वो आपको वो टाइम कैसे सेव करना है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि कम टाइम में ज्यादा कैसे। वर्किंग एक्सपीरियंस तो अगर इस तरह चलेंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फ्रेश एक्सपीरियंस जो 12-14 घंटे हैं वो शायद कैसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो मे बी पीपल वोंट लाइक इट, बट फॉर पीपल हु डोंट हैव टाइम, लाइक आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं नहीं कर पा रहा था, और मुझे लगता है उससे हो जाता है पेपर क्लियर, कोई बहुत वो नहीं है। Also Navdeep जी, I would like to understand कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, आपने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड यू, बट उनको बहुत बार ऐसे टर्म्स नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि क्या हो रहा है, एंड 1-2 दिन के न्यूज़पेपर के बाद दे लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ दे हैव टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, और या फिर कैसे सस्टेन करें अपने इंटरेस्ट को? आई थिंक फॉर दिस टाइप ऑफ अ थिंग, मतलब मे बी अगर मैं 2014-15 में बोलता था, जितना एडटेक सेक्टर इतना ज्यादा रेवोल्यूशनलाइज नहीं था उस टाइम पे, हमें भी दिक्कत आती थी, पढ़े कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। बट अब ऐसा नहीं है। मतलब आप एक राउस का डीएनएस आता है, हर रोज आता है, डेली न्यूज एनालिसिस, तो वो फ्री में हर रोज वो देते हैं कि 4-5 न्यूज है, उनका आगे पीछे ऊपर नीचे सब बताते हैं। वो वाली चीज में उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। 1-2 और कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो टॉपिक आप टाइप करेंगे, अपने आप किसी ने बहुत अच्छा समझाया होता है, अगर आपको वो लगे वो अच्छा करा रहा है तो आप उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वो आगे की बात है। तो कभी भी आपको हार, अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको 1-1.5 साल बाद समझ आ जाएगा, या 6 महीने बाद समझ आ जाएगा, लीव इट लाइक दैट। बट पहले 2-3 महीने अखबार पढ़ने में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नॉट जस्ट टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट पता हो। वो कॉम्पाइलेशंस में कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगता, उस पहले 2-3 महीने, उसके बाद आपको एक फीलिंग आने लगेगी ना ये सब हो रहा है, उसके बाद आपको सब समझ भी आने लगेगा। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली नहीं समझ आएगा, 1 महीना 2 महीना नहीं आएगा, तो लेट इट बी, उसको मार्क कर लो, कहीं भी कर लो कि इसको बाद में किया जाएगा, और आपको 6 महीने बाद अपने आप समझ आ जाएगा। तो छोड़ना नहीं। हाँ, इसमें पूरी जर्नी में कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, बस कुछ भी करते रहो, और चाहे स्ट्रैटेजी बनी है उसको कुछ काम नहीं करेगी, दोबारा बना लो, बस आना है, वापस आना है। हाउ यू हैव टू कम बैक इन द सेम लूप इज व्हाट द एक्चुअल चैलेंज इज। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की और करंट अफेयर्स को किस तरीके से करना है। अब मैं मेंस पे आना चाहूंगी। मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल स्टार्टिंग से ही, तो मेंस की तैयारी कैसे होनी चाहिए? आई थिंक जैसे ऑप्शनल का मैं, चलो हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं ऑप्शनल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। जीएस में क्या है, फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम टाइम है। आई थिंक आपको अपना टाइम जीएस 1 और 4 पे काफी लगाना चाहिए, बिकॉज 4 एक ऐसा पेपर है जो काफी कॉमन सेंसिकल है, काफी एग्जाम्पल ओरिएंटेड रहता है। आपको थोड़ा सा डायग्राम्स बनाने, थोड़ा सा बस सजाना है पेपर और कुछ डालना है, काफी अच्छा आप स्कोर खींच सकते हैं। 10 से 15 नंबर, 20 नंबर अपने आप बढ़ा सकते हैं, आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है थोड़ा काम करके। 2-3 चीजें हैं उसमें, क्या क्या आप कर सकते हैं, मैंने वो मैं अभी शेयर करना है, आप अभी कर लेंगे, नहीं तो ब्लॉग में मैंने लिखा है उसके अंदर कैसे करना है, कि 1-2 किताबें हैं, 1-2 टेस्ट पेपर्स हैं, और थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस है। 2 और 3 में एक्चुअली ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से इतना फायदा नहीं मिलता है 2 और 3 से, मतलब अगर मैं वैसे कंपेयर करूं। बट अदरवाइज 2 और 3 में आप सब टॉपिक वाइज जो हैं वो वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी। अगर आप कोचिंग में होंगे तो कोचिंग में मिल जाएंगे, बाहर मिलेंगे तो बाहर भी मिल जाएंगे। तो 2 और 3 के हर टॉपिक के आप 100 या 150 वर्ड से 100 वर्ड का बेसिक राइटअप होना चाहिए। आप एक वो बनाइए टेम्पलेट, इंट्रोडक्शन ये होगा मेरा, ये एग्जांपल्स क्या हो चुके हैं इस चीज के, इसके क्या फायदे हैं, प्रोस, इसके कॉन्स क्या है, या कोई क्रिटिक है किसी का, और लास्ट एंडिंग। इस फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाते हैं
तो वो बहुत फायदा रहता है। हर एक टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या है, पॉलिटी का मान लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, तो उस सेंस का बहुत जरूरी है। 2 और 3 इसी तरह से प्रिपेयर होगा, और थोड़ा सा लिमिटेड करके रखिए, क्योंकि इतना इतना एक्सपेंसिव है 2 और 3 कि हम बहुत सारा टाइम अपना 2 और 3 पे लगा देते हैं। तो मुझे लगता है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि हम 4 और 1 पे भी फोकस करें, और प्लस एसए पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज थोड़ा सा टफर साइड पे आने लगा है एसए फिलोसॉफिकल वाला। बट आफ्टर 5 और 6 एसेज ना, आपका बहुत अच्छा एक फ्लो बन जाता है एसेज का। तो इस तरह से एसए को 1 को और 4 को ज्यादा फोकस कीजिए। 2 और 3 का बेसिक नोट्स बनाइए, कॉम्पाइलेशन लीजिए कोई भी, और टेस्ट सीरीज के 3-4 लिख दीजिए, क्योंकि उस पर कितनी मेहनत कर लो, आप सिर्फ 5 या 7 नंबर खींच सकते हो, लेकिन बाकियों में आप सीधा 30-40 नंबर खींच सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी वाइज देखा जाए तो 2-3 पे बहुत सब्सटेंशियली टाइम लगाने की जरूरत नहीं, टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस की जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो जेएस पेपर 1 और 4 पर ज्यादा ध्यान दें। 2 और 3 इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव, और आप जितना भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो उसमें यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग न्यू। आपने जैसे बताया नोट्स स्टार्टिंग से बना ले, हर टॉपिक्स के नोट्स बनाए और उसका भी एक बेसिक टेम्पलेट हो। जब आंसर राइटिंग की बात हो तो वही नोट्स से कैसे सब्सटैंशिएट करें, क्वेश्चन की डिमांड को समझें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करें वर्किंग एस्पिरेंट्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए है, वो स्टार्टिंग में प्री के पहले कोई भी क्वेश्चन ले, उनको ऐसे उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं कि आप एक्चुअल मीन्स में कैसे, आप नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसके मेरे पास की पॉइंट्स ये लिखूंगा मैं, और उसके आप नोट्स कंपाइल्ड रखिए। जब आप प्री के बाद आएंगे उन पे, जब आप टेस्ट सीरीज कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी एक टेस्ट सीरीज, और उसमें 3 घंटे में ही लिखना है पेपर। तो क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप वो यू विल जस्ट लूज द फोकस। आपको 3 घंटे में आप यू विल बी सरप्राइज्ड बाय योर पोटेंशियल, कि आप ऐसी ऐसी चीजें लिख डालेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा कि दिमाग उस टाइप से काम कर सकता है। राइटिंग आंसर्स इज अ स्किल विच नीड्स टू बी डेवलप्ड, वो ऐसे नहीं आता है। तो प्री के पहले आप आंसर चाहे ना लिखिए, उस क्वेश्चन फॉर्मेट, वो क्वेश्चन देख के आप लिख दीजिए मैं क्या क्या लिखूंगा उसके अंदर, पॉइंट वाइज क्या क्या चीजें, उसको ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो टाइम की, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट्स। अगर टाइम है तो आप करिए, बट टाइम नहीं है तो आप नोट्स जरूर बनाइए प्री के पहले, क्वेश्चन बेस्ड नोट्स बनाइए कि इस टॉपिक में 4 थीम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, 5वें पे आ सकते हैं, इससे अलग नहीं आएगा। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स अपने जो है जॉट डाउन करूंगा, वो जब रिवाइज हो जाएगा, आप एक बार आंसर लिख देंगे, वो परमानेंटली एच हो जाएंगे आपकी मेमोरी में। तो मैंने ऐसे किया था, मुझे काफी हेल्प मिला उस चीज में। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है, और इफ इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन और उसमें हमें कुछ भी डायनेमिक करंट अफेयर्स से सब्सटैंशिएट करना है, बट मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो ये इस चीज को कैसे, आपने कहा कि इट्स अ स्किल, तो किस तरीके से आप डेवलप करें कि कितने पॉइंट्स एक्चुअली आप वहां पे डी पे इंक्लूड कर सकते हैं, कितने चीजों को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक ऐसा होता है, हर एक टॉपिक पे आपको 7-8 पॉइंट अगर हैं, तो अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 4 मेजर पॉइंट्स ही आई थिंक एग्जामिनर देख रहा है, वो 10 पॉइंट्स नहीं देख रहा है उस टाइम पे। तो 4 जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप मिसलेनियस में एंड करके लिख सकते हो, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, शॉर्टेज भी होता है। तो वो जो स्किल है कि पहला कौन सा लिखना है, वो आपको लिखते वक्त आपको ज्यादा, आप लिखेंगे, आप कहेंगे खराब पॉइंट पहले लिख दिया, आप आंसर देखेंगे, किसी डिस्कशन सुनेंगे, वो अपने आप डेवलप होने लग जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे हर एक का एक थोड़ा सा तरीका है। इकोनॉमी के क्वेश्चन में एक लाइन स्टैट्स की याद करनी जरूरी हो जाती है, जैसे लाइफ स्टॉक सेक्टर पूछ लिया या थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पूछ लिया, तो एक आप लिस्ट बना लेंगे कुछ अबाउट 50 फैक्ट्स की, जो कि आपको एसए में भी हेल्प करेगा, हर जगह करेगा कि हर एक का इतना परसेंट है। तो आपकी अगर वो इंट्रोडक्शन हो जाता है ना, तो आपका +1 या +1.5 नंबर बढ़ जाता है सीधा ही, अगर आप वो कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का ये तरीका है। पॉलिटी में एक आर्टिकल लिखने का, चाहे पूछा भी नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का पूछा है, आप लिख दो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 भी ये बोलता है, उसका 1 नंबर एक्स्ट्रा है। मतलब मुझे आजमाई हुई बात है कि ये फर्क पड़ जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मैप, छोटा सा कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन में चाहे मैप की जरूरत है ही नहीं, तब भी एक ऐसा बना के आप लिख दीजिए कि यहाँ से ये हो रहा है, सीधा 1 नंबर पड़ जाएगा। तो ये हर एक टॉपिक का एक तरीका है, एक 1.5 नंबर बढ़ाने का, वो बहुत जरूरी है, और वो लिखने से ही आपको आएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एथिक्स में डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, चाहे कुछ, मतलब आपको लगेगा फ्लो चार्ट इसकी क्या जरूरत है, पर वो इतना इम्पैक्ट डालता है ना एग्जामिनर पे, कहता है थोड़ा अलग लिखा है, चल 1.5 नंबर, उतना टाइम नहीं होता उनके पास सब पढ़ने वढ़ने का। तो वो बहुत जरूरी है कि आप वो कैसे बनाओगे, अपना स्टाइल कैसे बनाओगे। अगर मैं वर्किंग एस्पिरेंट्स की बात करूं, चाहे आपकी ही बात करूं, आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाऊं, अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट था, तो हाउ वर यू एक्चुअली शेड्यूलिंग योर डे? जैसे मेरे पास 9 to 5 वाले में मैं 3 घंटे निकाल पा रहा था। लंच मैं घर पे मंगा लेता था, और बिकॉज ऑफ कोरोना क्या था, हमारी जो फील्ड विजिट्स
और जो फोन्स पे कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह थी, जो एक्चुअल मीटिंग्स हमें जाना पड़ता है चंडीगढ़, वो सब कम हो गई थी बहुत ज्यादा। तो सारा कुछ ही कॉन्फ्रेंस पे हो जाता था वो सब। अब कॉन्फ्रेंस पे भी या फिर पूरी एक मीटिंग चल रही है, उसमें मेरा अब एजेंडा नहीं है मेरे मेरे पॉइंट का, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा मतलब अपना पढ़ लेता था वहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है टाइम निकालना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सिलेबस अपना। तो आपको जहां मौका मिले, अगर आपको लगता है छुट्टी लेनी है तो आप हर हफ्ते एक छुट्टी ले लो, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का हो गया, 12 12 घंटे। छुट्टी में तो 12 घंटे पढ़ना ही है, मतलब देयर इज नो ऑप्शन। क्यों कम टाइम आपको निकालना है तो ड्यूरिंग वर्क आवर जरूर आप टाइम निकालिए 3 घंटा, और बाकी टाइम पे आप मतलब मैं 6 से 7 8 घंटे निकाल पा रहा था ओवरऑल एक दिन में ऑन अ वर्किंग डे, और बाकी टाइम पे 12 से 14 घंटे। तो वो मतलब ऑब्वियसली आप एक एस्पिरेंट है जो 14 घंटे पढ़ रहा है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ पढ़ जा रहा है, उससे आपको अगर compete करना है तो आपको सैक्रिफाइसेस ये सब मामले में थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। तो एक शेड्यूल मेरा ये रहता है 9 से 5 के बीच में, तो 3 घंटे निकालने ही निकालने। नवदीप जी, हमने प्रीलिम्स मेंस के बारे में काफी क्लियर स्ट्रैटेजी जो अपनानी है वर्किंग एस्पिरेंट्स को, उसको तो आपने बताया। इनफैक्ट जो एस्पिरेंट्स इस जर्नी में भी हैं उनको भी कैसे अपने आंसर्स को लिखना है, एंड बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, एंड हर टॉपिक्स की किस तरीके से आपको टेम्पलेट में नोट्स बनाने हैं, उसकी काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट पे आना चाहूंगी। आप का यू बीन ऑलरेडी इन टू द सर्विस, तो आपको जो कहते हैं ना व्हाट यूपीएससी बोर्ड इज लुकिंग फॉर, शायद यू हैड द बेटर आइडिया। तो आपसे समझना चाहेंगे व्हाट यूपीएससी बोर्ड इज लुकिंग इन अ कैंडिडेट, और कैसे तैयारी करनी है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। यूपीएससी पर्सनालिटी, अभी इस बार मेरे साथ क्या हो गया कि क्योंकि मैं 5 साल से सर्विस में हूँ, मतलब आई ऑलरेडी हैड माय सीनियर टाइम स्केल, तो थोड़े एक्सपेक्टेशंस उनके मेरे से ज्यादा थे कि एक जो 21 22 साल का बच्चा है जो अभी आया है, थोड़ा डरा हुआ है, ठीक है यार डरा हुआ है, सीख जाएगा, कोई बात नहीं, दे दो 200 नंबर 150 नंबर, ऐसे सोचते हैं। मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये सोचते होंगे, बात अंदर ये चलती होगी उनके दिमाग में। बट मेरे से थोड़ा सा इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं थोड़ा उनको, दे वुड वांट कि मैं ऐसे मतलब सर वैसे टाइप आंसर नहीं दे सकता वहां पर, आई हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड वो सब। तो वो मेरा थोड़ा चैलेंज था उस चीज में। बट व्हाट हेल्प्स इज मॉक इंटरव्यूज, आप पक्का दीजिए, और ऑफलाइन मोड में दीजिए। ऑनलाइन मोड में वो फील नहीं आता, यू डोंट गेट टू सी व्हाट आर दे फीलिंग, मतलब बहुत ऐसा आर्टिफिशियल सा रहता है। तो ऑफलाइन मोड में जरूर जाइए। दिल्ली जाना, दिल्ली में मैं सैटरडे संडे 2 सैटरडे संडेज गया, और दोनों सैटरडे टोटल 4 दिन गया मैं दिल्ली में सैटरडे संडेज मिला के, तो मैंने अबाउट 10 मॉक्स दिए उन्हीं दिनों में। तो वो बहुत जरूरी है आप करिए, ठीक है। वो एक मतलब प्राइम मोस्ट फैक्टर है, और इतना हेल्प करता है आपको, बहुत ही फ्लो ही लगता है आपका इंटरव्यू कि यार ये तो मैं फेस कर ही चुका हूँ, है ना। तो अदरवाइज वो चीज बहुत दिक्कत हो जाती है। 2 3 नहीं, एटलीस्ट 7 8 आप करिए मॉक इंटरव्यूज, ये एक पहली चीज है। दूसरा, व्हाट दे आर लुकिंग इन इज द ओवरऑल 30 मिनट में आप क्या एक ऑरा क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। उनको नहीं फर्क पड़ता है, वो 4 आंसर, 4 से लेके 5 आंसर्स भी नहीं आए। आई हैव सीन टॉपर्स जिनको 5 आंसर्स भी नहीं आए अपने, मतलब बट उन्होंने कहा कि सर आई डोंट नो, मतलब इट इज ओके, बिकॉज उनको भी पता है कि वो खुद बोलते कई बार, आई थिंक इन वन ऑफ द पैनल्स दे वर सेइंग इन द स्टार्टिंग इट इज ओके टू से नो, बिकॉज हम भी अगर होंगे तो हम भी 60% से ज्यादा नहीं आंसर दे पाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको हर एक चीज नहीं पता होना चाहिए, बट वो आधा घंटा में आप कैरी कैसे कर रहे हैं। आई डोंट नो के भी 4 तरीके बोलने हैं कि सर आई एम नॉट अवेयर, सर आई डू नॉट नो, एंड आई एम सॉरी सर, बट समथिंग लाइक दैट इज देयर, पर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई एम सॉरी। बट आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि आई एम सॉरी एंड इट इज ओके, बिकॉज इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो एवरीथिंग। और वही वो चेक कर रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपकी सांस फूल रही है कि नहीं, आपका गला थोड़ा, हर एक चीज वो नोटिस कर रहे हैं, दे आर क्वाइट क्वालिफाइड इन दैट एस्पेक्ट। तो आपने कहा ठीक है यार, नहीं आता, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। वो माहौल वो देख रहे हैं, आपके आंसर्स में बैलेंस्ड व्यू वो देख रहे हैं कि आप अगर मतलब मैं, जैसे मेरा बहुत वो था कि मैं विमेन इश्यूज को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब ये वाले इश्यूज को। एक किसी मॉक में उन्होंने इस डायरेक्शन ले गए कि फीमेल्स और मेल्स का सेम एज होना चाहिए 21 18। तो मैं मतलब अपने आप I knew that I did not want to take a stand or be like totally radical in my approach, but वो निकल आया because they are so skilled in that particular aspect। तो वो बहुत जरूरी है कि बैलेंस्ड आंसर दो, बहुत रेडिकल व्यूज नहीं देने आपने किसी के, चाहे माइनॉरिटीज के हैं, चाहे रिलीजन के हैं, चाहे सेक्स के हैं, कुछ भी चीज का वो एक चेक कर रहे हैं कि आप कैसा एक दे पाते हैं, और एक प्रेशराइज माहौल में आप कैसे दे पाते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछते हैं कि नया एकदम प्रेजेंस ऑफ द माइंड कैसा है। तो ये 4-5 चीजें वो चेक कर रहे हैं कि आधे घंटे उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आपने नहीं दिए। वो ओवरऑल देखेगा यार आधे घंटे में ये बढ़िया, ठीक है, सीख जाएगा, थोड़ा और करा के चल 180 नंबर।
दैट इज व्हाट द माइंडसेट इज। अगर वो घबराया है सर जी ऐसा है, वो ऐसा हो गया, और वो पूछे जा रहे सवाल और वो और घुसे जा रहा है, वो भी अवॉइड करना है। आपने मानना है कि हाँ आप ही माई बाप हो गई, आपने बोल दिया ठीक है सर इतना ही पता है मेरे को और नहीं पता, अगला क्वेश्चन पूछिए। ये नहीं कि सर आपने वो मैंने ये बोला, उन्होंने बोला, आपके 15 मिनट तो वेस्ट हो गए ना उस चीज में, वो चीज नहीं करनी है। आपने बोलना है हाँ सर इतना ही पता है बस और मत पूछिए मुझसे सर, दैट इज व्हाट आई नो, चलो वो नेक्स्ट पूछेंगे, फिर चलो मैं और पूछता हूँ। दे विल बी अवॉर्डिंग यू ऑन व्हाट यू हैव आंसर्ड, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन 1 or 2 क्वेश्चंस और आप वो अंदर जा रहे हैं, सॉरी सर आई विल हैव टू रीड मोर अबाउट इट सर, दैट्स इट, वो अगला पूछेंगे। नहीं आप ईगो पे ले ले, मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स हैं। और इंटरव्यू मुझे मेंस से ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो उस पर बहुत आप अच्छा प्रिपरेशन कीजिए और काफी इंटरेस्टिंग रहता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन। सर काफी काफी सारे इनपुट्स आपने इंटरव्यू से दिए, और बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा माइंडसेट किस तरीके से टैकल करना है इंटरव्यू, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द स्टेज यू हैव टू फेस इफ यू क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस। कोई ऐसा क्वेश्चन सिचुएशन टाइप आपसे पूछा गया हो, आप थोड़ा सा याद रखना, आपको अगर याद हो अपने इंटरव्यू से, और आप शेयर करना चाहें कि कैसे टैकल किया? अच्छा, इनफैक्ट एक क्वेश्चन था काफी, एक बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा करके पूछा थिएटराइजेशन। सो आई हैड नॉट हर्ड ऑफ दैट टर्म थिएटराइजेशन। तो मुझे जिस तरह उन्होंने बताया ना, मुझे लगा कि हम जैसे बहुत फ्लैम्बॉयंट होके बताते हैं कि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक हमारे पास मिसाइल है, रिपब्लिक डे पे बताते हैं। मेरे दिमाग में एकदम मतलब दैट इज व्हाट आई गॉट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ हिज डिमिनर। तो मैंने उस टाइप से बोला सर इट हैज बोथ द एस्पेक्ट्स, कि हम दिखाते हैं तो एक रिपब्लिक डे पे दिखाते हैं, तो उसको लगा कि नहीं आई एम नॉट इन द ऑन द राइट ट्रैक। कहते नो नो नॉट दैट, I'm talking about theaterization. So I said, sir, I'm sorry, I'm not able to understand. तो बोला, like there is army, there is navy, there is air force, there is a theater. Oh sir, I'm sorry, is it the integrated theater command? I'm sorry, I could not understand before. Yeah, I'm talking about that only. So then I started off my answer. एक होता है घबरा जाना कि नहीं सर ये I'm sorry क्या पूछ लिया मैं, कि सर I'm sorry, I was not able to understand properly. So I am not sure, sir. तो उसने बोला ये चीज, तो उन्होंने खुद हेल्प करते हैं आपको। बट आप कहो कि नहीं थिएटराइजेशन यही है और आप गलत हो और घबरा गए, अगला क्वेश्चन सर पता नहीं क्या पूछ लिया और पसीने छोड़े, वो सब नहीं है, ठीक है। बहुत आपको रिलैक्स्ड रहना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया नहीं समझ आया, बहुत आप किसी पीएम से पूछ लो, आप किसी कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछ लो कोई क्वेश्चन, वो कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे हमें पक्का ही पता, वो कहेंगे हमें जितना पता बता दिया, बाकी आप कोई बात नहीं। तो यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव एट दैट पॉइंट इन टाइम कि वो कब क्या सोचेंगे, अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये तो इंप्रेशन खराब ही हो गया, वो सारे थॉट्स को आपको अवॉइड करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे और भी 1-2 क्वेश्चंस आई थिंक यू गॉट द ड्रिफ्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Very interesting to know, sir, your experience, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, just felt कि we have been part of your success story. किस तरीके से स्टडी IQ आपकी जर्नी में साथ रहा है सर? Like I said, there is a lot of good content on this platform. बहुत सारी चीजें जैसे मैं बताता हूँ, जिनके पास टाइम नहीं है वो बहुत टाइम इधर उधर मत करिए कि विकिपीडिया देख लिया, उसका बैक नॉलेज वो सब चीज, ये आप टाइप कीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे स्टडी IQ है, अंकित अग्रवाल के मेरे को वीडियोस बहुत सही लगते थे। एक बजट का देखा था मैंने, इकोनॉमिक सर्वे देखा था, एक और भी बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे नेशनल पार्क बायोस्फीयर सेंचुरीज, 1 ईयर इन न्यूज वाला एक कंटेंट रहता है। तो ये सब जो क्विक फिक्स चीजें हैं ना, जो बहुत अच्छा कंटेंट है, जो आप प्रिपेयर करने में आपको 10 घंटे लग जाएंगे, वो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखी। तो आप, मैंने क्योंकि फ्री कंटेंट ही किया, मैं उसी पे ही कमेंट कर सकता हूँ, बट आई एम श्योर अगर वो एजुकेटर्स हैं और आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, बिकॉज आई थिंक देयर कोर्स स्ट्रक्चर इज सच की फीस भी कम है, और जो लोग दूर हैं तो वो आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको और गाइडेंस चाहिए। बट फ्री का कंटेंट आपको जितना भी अवेलेबल है उनको आप बहुत जुडिशियसली यूज कीजिए और अपने टाइम को बहुत अच्छे से सेव कीजिए। तो एडटेक सेक्टर इज द फ्यूचर और बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है यूपीएससी को। सो आई एम थैंकफुल फॉर यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वी आर ग्लैड सर दैट वी कुड बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप्स सजेशन वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें की, बट फाइनल कुछ टिप्स उनके लिए। फर्स्ट ये है कि आप जो आपकी जर्नी है अगले 1.5 साल की, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपनी फैमिली को और इमीडिएट नियर वंस को कीजिए। सेकंड ये है कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए, आपकी हर मंथ वाइज बनाइए। वो फेल होगी, डेफिनेटली होगी, बट उसको रीवर्क करिए और फिर काम कीजिए। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक दिन लगाइए पूरा चाहे, बट बनाइए जरूर। उसके बाद कहिए कि इतना ही करूंगा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दूंगा। ये अगर माइंडसेट रख के जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. Thank you so much for a very energetic session and for giving a lot of people a new reflection, a new horizon in their preparation.
पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।